हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है ना, इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, उसके बाद हम रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन समझेंगे। देन वी विल सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 ये चार न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस हैं, एंड देन इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, जो आपके बुक के 209 पेज में है। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना, फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो, ऐसा देखा गया जब एक कंडक्टर है और उसका लेंथ मान लो L1 है, और दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ इससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसका लेंथ जो है ना ये बड़ा है। मान लो ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, चलो इसको ठीक करते हैं, इसका रेजिस्टेंस इस तरह से। ओके, अब ये L2 है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखा गया कि जिसका रेजिस्टेंस लेंथ ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। लेकिन जहां पर मान लो सपोज करो ये R है, R1 है, ये R2 है, अगर L1 ग्रेटर देन है L2 से, L2 ग्रेटर देन है L1 से, तो रेजिस्टेंस ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन। तो दो कंडक्टर दिया गया और दोनों का लेंथ डिफरेंट रखा गया। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू से समझते हैं। 2 मीटर का था, एक का वैल्यू जो था वो कितना था, 4 मीटर का। तो देखा ये गया कि जिस 4 मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इससे करंट फ्लो करा करके देखा गया। जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे, इसमें करंट फ्लो होगा और उससे चेक किया गया। करंट को कैसे किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। और बैटरी लगा देगा 2-3 वोल्ट, ओके, उससे वोल्ट मीटर से चेक कर लो, और तब तुम ओम्स लॉ लगा देगा, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V = IR। तो उससे तुम क्या करेगा, इससे R की वैल्यू निकालेगा, इसकी R की वैल्यू और इसकी R की वैल्यू चेक करेगा। तो जिसका लेंथ ज्यादा है ना उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब दूसरा देखा गया, पहला तो ये हो गया। दूसरा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कहता है? देखा ये गया कि जैसे मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। नहीं, मान लो ये दो पाइप है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, और यहां से तुम वाटर फ्लो कराओ इसमें और इसमें वाटर फ्लो कराओ, तो किस में ज्यादा वाटर टकराता हुआ जाएगा? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। वैसे ही करंट है, तो करंट में क्या फ्लो होता है? चार्ज। तो चार्ज का फ्लो जब होता है तो इसमें जब फ्लो करेगा तो इसमें ज्यादा टकराएगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, और इसमें कम टकराएगा क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो देखा ये गया कि जिसका रेजिस्टेंस, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बातें इतनी। यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ये इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो। रेजिस्टेंस क्लियर, रेजिस्टेंस डिफाइन कर ही दिया था, सारा चीज समझ में आ गया था। तो थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है, रेजिस्टेंस बताया ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। थर्ड पॉइंट जो है वो उसके नेचर से है, हर एक कंडक्टर का अपना अपना नेचर होता है। जैसे अगर तुम मान लो सिल्वर लेते हो, ठीक है, और आयरन लेते हो या कॉपर लेते हो, तो तुम देखोगे सिल्वर की कंडक्टिविटी जो है ना, वो उसका जो कंडक्टेंस है, या फिर तुम कह लो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कम है। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस अभी नहीं पढ़ा है तो तुमको दिक्कत होगी, रेसिस्टिविटी नहीं पढ़ा है। तो जिस मतलब सिल्वर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू वो है, वो क्या है, वो कम है, ओके, रिस्पेक्टिवली कॉपर के।
कॉपर का रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है किसी सिल्वर से रिस्पेक्ट में। ओके, एक ना करेक्शन है वो, चलो रेजिस्टिविटी में वो करेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड पॉइंट में लिखना ये है कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के नेचर एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जिसका मान लो जिसका अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जिसका कम मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में ऐसा होता है। अब सेमी कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। सेमी कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे ना तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन कंडक्टर के केस में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इन नेचर एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो नेचर तो समझ में आ ही गया, हर व्यक्ति का भी अपना नेचर होता है। क्लास में ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी की प्रकृति जो होती है मैथमेटिक्स में वो ज्यादा रुचि लेता है, कोई फिजिक्स में ज्यादा लेता है, कोई केमिस्ट्री में, कोई बायोलॉजी में। हर एक की अपनी अपनी रुचि, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, उसका अपना इंटरेस्ट होता है। कोई सिविक्स में ज्यादा लेता है, कोई हिस्ट्री में ज्यादा लेता है, तो उनकी अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेता है। वैसे ही चीज यहाँ है, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करना चाहते हैं, और इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया रेजिस्टेंस का हम क्या निकालना चाहते हैं, एक्सप्रेशन। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंबाइन करें, आर एल अपॉन ए। समझ में आई बात है। अब ये दोनों हैं, अब इसमें क्या करना है, इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाना चाहते हैं। इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कितना होगा, ये आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। समझ में, रो क्या है, रेसिस्टिविटी रो यहाँ पर, जैसे वहां पर रेजिस्टेंस था ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जब ओम्स लॉ लगाए थे, तो यहाँ पर क्या है, रो रेसिस्टिविटी। हेयर रो इज रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी किस चिड़िया का नाम है, ये मैं क्लियर करता हूँ। इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a conductor of unit length and unit area of cross section of the wire is known as what, resistivity। तो देखो ये जो है ना R के जगह पर अगर तुम लिखोगे, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर पहले डेफिनेशन ही लिख लो, इसको डेफिनेशन लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ and unit area of cross section, of the conductor is known as resistivity। इसको क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। ये क्या है, देखो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब L इक्वल टू 1 लो, A इक्वल टू 1 लो, 1 मीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो R की वैल्यू कितनी होगी, R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो यही चीज है रेसिस्टिविटी ऑफ व्हाट, मतलब रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल है, लेकिन किसके लिए, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए। समझ आई बात है। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी अगर लिखोगे तुम तो क्या, रेसिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला लिखो तो आर ए अपॉन एल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया तो मीटर स्क्वायर है, कट जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। यूनिट जो होगा रेसिस्टिविटी का वो क्या होगा, ओम मीटर होगा। ओके, अब हमें ना ये तो क्लियर हो गया, यूनिट लिख ली। अब हमें क्या करना है कि
अगर मान लो एक एक्सप्रेशन निकालना, अगर मान लो लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, ठीक है, एरिया को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए या फिर 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए, 1/2, 2 टाइम्स डिक्रीज कैसे करेगा, हाफ कर दिया जाए, ठीक है, a/2 कर दिया जाए, तो वैसे केस में रेजिस्टेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका हमें को एक एक्सप्रेशन, ये तो क्लियर हो गया, उसका हमको एक्सप्रेशन निकाल करके रखना है, ठीक है, ताकि अगर मान लो ये क्या है कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है और लेंथ को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो अब रेजिस्टेंस कितना % इंक्रीज कर जाएगा या कितना गुना बढ़ जाएगा उसको बताना है, तो उसको कैसे बताएंगे, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, इसको रफ करते हैं फिर आपको एक्सप्रेशन क्वेश्चन करके लिख रहे हैं इसको, ठीक है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द, if length of the conductor is increased by n times, then find the new resistance of the conductor, कंडक्टर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज बाय n टाइम्स, अगर लेंथ को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो है ना, ये आपको फॉर्मूला बना के लिख लेना है, ठीक है। इसको देखो क्या करना है, जैसे मान लो ये l लेंथ है कंडक्टर, और अब हमने इसका क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दो क्योंकि इसका भी काम करेंगे अपन, ये है। अब हमने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कितना टाइम्स कर दिया, n टाइम्स, nl बना दिया, ठीक है। ये इंक्रीज हो गया, अब n टाइम्स बढ़ गया इसका लेंथ, ठीक है। तो हमें पूछा ये जा रहा है कि न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मान लो सपोज करो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस समय a था, तो अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मान लो इस कंडक्टर को मैंने स्ट्रेच किया, खींचा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन तो रहने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि वो पतला हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात है, यही है, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। तो ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये कितना है वो हमें पता नहीं, मैंने इसको A2 मान लिया, चलो इसको A1 माना, ठीक है। अब ना कुछ सपोज करो, लेट इनिशियल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L, ओके। अगर इनिशियल लेंथ L है तो फाइनल लेंथ क्या होगा, मतलब L2 कितना हो जाएगा, NL, ओके। अब हम एक चीज जानते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने A मान लिया, A2 है दूसरे का, ओके। लेट इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो A, इस केस में इज L, एंड इसी में लिख लो, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो L2 कितना होगा, N इंटू L, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा कि किसी भी एलिमेंट का अगर तूने एरिया ट्वाइस कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। समझ में आई ना बात है, मतलब वॉल्यूम तो वही रहेगा। अब तुम बताओ मुझे कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, पढ़ रखा है ना, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर एरिया जो है, अब वॉल्यूम इनिशियल एंड फाइनल क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2, और A1 की जगह पर A है और L1 की जगह पर क्या है, L है। उसके बाद है A2 की वैल्यू तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, A2 इंटू L2 की जगह पर क्या लिखेंगे, N इंटू L, और ये जो है ना, ये L कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/N, ओके। इतना क्लियर है। तो A2 का वैल्यू हमें पता चल गया, चलो A2 पता चल गया, A1 पता चल गया, ओके। A1 हमने A मान ही रखा है,
अब हमें क्या करना, रेजिस्टेंस निकालना। चलो यहीं से करते हैं प्रारंभ। R1, चलो R1 इक्वल टू क्या लिखेगा, तो रो L1 अपॉन A1, ये लिखेगा ना। अब तुम R1 इक्वल टू यहां पर लिखो रो L1, L1 इक्वल टू क्या लिखेगा, L ही लिखेगा ना रे, ये क्या है, इसका लेंथ L ही तो लिया है, और A1 की जगह पर क्या लिखेगा, A। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। ओके, अब हम R2 इक्वल टू लेते हैं, तो रो L2 अपॉन A2। ओके, और रो L2 की वैल्यू कितनी होगी, N इंटू L अपॉन A2। A2 की जगह पर क्या लिखेंगे, बता मुझे, ये आया ना तुम्हारा A अपॉन N, तो ये क्या हो जाएगा, सो बता, रो N स्क्वायर L अपॉन A रो L अपॉन A, तो ये R2 है। अब देखो रो ये जो है ना, ये इनिशियल वैल्यू है, नहीं, रो L अपॉन A इनिशियल वैल्यू है, तो यहां पर तुम क्या लिख सकता है, N तो लिख सकता है ना। तो ये जो है ना फाइनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा N1 इंटू R1, मतलब N स्क्वायर इंटू R1। कहने का ये मतलब है कि जितना टाइम्स तूने लेंथ बढ़ाया है उतना का स्क्वायर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, उतना का स्क्वायर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात है। अब इसी तरह से तुम एरिया के केस में सोच सकते हो, लेंथ वही रहे तो एरिया के केस में सोच सकते हो, और उसको डिक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, ऐसे करके सोच सकते हो। ठीक है, यहां पर भी डिक्रीज कर दिया, n/2 मतलब L/2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया जाए तो n की जगह पर क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, जब डिक्रीज कर दिया जाएगा तो ऐसे एरिया के केस में भी ले सकते हैं। अब हमें ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन बनाओ, तुम यहीं पर क्वेश्चन बनाएगा ना, इसी पर, ये तो जनरल क्वेश्चन था, ये नोट देके ये बात को स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन सब तुमसे पूछा जाएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मान लो सपोज करो कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज increased by 2 times, then what will be न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ मुझे। अब तुम ये इसमें न्यू रेजिस्टेंस इफ एंड इट इज गिवन इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, रेजिस्टेंस वो है 4 ओम है। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। तो सॉल्यूशन निकालो, देखो n की जगह पर कितना लिखा हुआ है बता मुझे, 2, और इनिशियल रेजिस्टेंस जो R1 है वो कितना है, 4 ओम है। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी, n स्क्वायर इंटू R1, और n स्क्वायर की जगह पर कितना लिखे, 2 स्क्वायर इंटू R1 की जगह पर कितना लिखेंगे, 4, और 4 जा कितना होगा, 16, ये 16 ओम। क्लियर है बच्चों, तो ये क्लियर है ना। अब इसको हम ना रफ करेंगे। ओके, रेसिस्टिविटी की कुछ वैल्यू लिखेंगे नोट्स डाल के। ठीक है, नोट्स में पॉइंट सबको लिखेंगे कि सेमीकंडक्टर का, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, इन सब का रेसिस्टिविटी कितनी होगी, और वह का इस्तेमाल हम हीटिंग कॉइल के रूप में क्यों करते हैं। हीटर्स वगैरह में एलॉय ही, नाइक्रोम, टंगस्टन, इन सब के एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, नोट देखिए, इन दोनों बातों को लिख लेते हैं। ओके, तो इसको रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, ये जो है ना, इसमें नोट्स में मैंने ये लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर 1.6 इंटू 10⁻⁸ टू 10⁻⁶ ओम मीटर। आप रेंज याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो आपको एग्जाम में दे दिया रहेगा कि किसका कितना है, बट रेंज याद रख सकते हैं कि कंडक्टर का कितना है। देखिए एलॉयज का जो है ना वो कितना है, 49 इंटू 10⁻⁶ टू 100 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। सेमी कंडक्टर का सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, तो 2300 सिलिकॉन का इतना। सेमी कंडक्टर जानता है ना, सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर जो कि पार्शियली कंडक्ट करता है, मतलब करता भी है और नहीं करता है, उसके बीच का पार्शियली। ठीक है, पार्शियली कंडक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन 2300 ओम मीटर, जर्मेनियम जो है ना 0.6,
ओम मीटर है। ओके, इंसुलेटर में 10 की पावर 10 टू 10 की पावर 14 ओम मीटर का इंसुलेटर का होता है रेसिस्टिविटी। क्लियर है? तो ये रेसिस्टिविटी है। अब तुमको लग रहा हो इधर क्या लिखे हैं, देखो इधर जो लिखे हैं ना, ये एक ब्लंडर हुआ था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैंने ये बता दिया था कि गोल्ड ज्यादा कंडक्टर होता है, उसके बाद सिल्वर और देन कॉपर। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा कंडक्टर जो होता है सिल्वर होता है, फिर कॉपर और देन गोल्ड। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा सिल्वर का कंडक्टिविटी। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट पर आते हैं। ये जो है ना नाइक्रोम है, ये एक एलॉय है। ठीक है, कॉपर निकल से मिलकर के बना हुआ। ये एलॉय जो है, ये इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजिली एट हाई टेम्परेचर, सो इट इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट। मतलब हीटिंग एलिमेंट जो तुम देखते हो ना, आयरन रॉड है या फिर हीटर है, उसमें जो वायर हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज एलॉय कॉइल टू मेक हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए एलॉय कॉइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो यही कारण है, इसका हाई रेजिस्टेंस होने के कारण, और ऑक्सीडेशन जो होता है इजिली नहीं हो पाता, नहीं बर्न कर पाता, इसलिए। ओके, ऑक्सीडेशन ज्यादा गर्म हुआ, ऑक्सीजन के संपर्क में आया, वो जलने ही लग जाए। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर ले ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसी स्थिति में तो फिर वो हार्मफुल हो जाएगा ना, और जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला नहीं भी याद रखो तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है अगर नहीं याद रखे तो। देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर इट डिक्रीजेज। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, एक बात भी बता दूं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एक्सप्रेशन याद रख लेना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो ये अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, और ये डेल्टा टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर है। बस जानकारी के लिए 12th क्लास में तुमको पढ़ना है। तो जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो देखो सामने ये इनिशियल रेजिस्टेंस रहेगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आई बात है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको याद रखेगा, तुम नोट देके इस बात को लिख लेगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9.3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9.3 क्या कहता है? देखो कहता ये है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 सोर्स सेम ही है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। अब देखो पहला है, ये है पहला गिवन है। गिवन क्या है? देखो पहले वाले चीज में दिया हुआ है सोर्स V इक्वल टू 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है पहले वाले सोर्स में, कितना दे रखा है? 1200 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें करंट निकालना है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ से तू क्या पढ़ा है? V अपॉन I, यही तो है। V इक्वल टू I यार, यही पढ़ा है मेरे। I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। क्लियर है? अब इतना क्लियर है तो 220 अपॉन 1200 ओम। क्लियर? अब इसको क्या करना है? रफ करना है 60 11, और ये जब सॉल्व करेंगे ना 111 अपॉन 60। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, ये आएगा करंट। ओके, अब दूसरा जो है ना, इसी में दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देख लो। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि सोर्स तो दिया हुआ है कितना? 220 वोल्ट, और हीटर लगाया हुआ है, वोल्ट है, और इसमें रेजिस्टेंस जो है ना वो 100 ओम का है। इस बार रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 100 ओम का। ओके, तो ये 100 ओम का है। अब हमको क्या करना है? इससे करंट निकालना। करंट की वैल्यू कितनी होगी? V अपॉन R। यही करंट का वैल्यू निकालना है, 220 अपॉन 100। तो ये इसका सॉल्व करेंगे ना तो इसको कितना हो जाएगा? 2.2 एम्पियर का।
समझ में आई बात है इतनी? ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब क्लियर हुआ ना, बल्ब फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है, देखो यहाँ पर, और ये इसका 100 ओम लिया हुआ है, मतलब करंट की वैल्यू हीटर में ज्यादा होगी नहीं। अब इसको रफ करते हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। सोर्स सेम ही लगा हुआ है, फिर भी करंट का वैल्यू कितना है 2.2, वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर गया। इसका रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है 1200 है और इसका 100 है। ओके, इसको रफ करते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 12.4 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। देखो मान लो ये हीटर है, सपोज करो ये हीटर का रेजिस्टेंस है और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ना 60 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, ठीक है। इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट इट ड्रा करता है। कितना करता है? 4 एम्पियर का। आपको क्या बताना है, देखो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट। मान लो सेम ही है, यही हीटर है। अब इस हीटर में हमने क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का लगा दिया। कितने वोल्ट का? 120। तो अब हमें बताना है कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला सिचुएशन में तुमको क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, तभी तो करंट तुम यहां निकाले, इसकी आर की वैल्यू पता चले तभी तो। आर सेम ही है, हीटर तो सेम ही है, तो आर की वैल्यू पता चलेगा तभी तुम करंट की वैल्यू निकाल पाएगा। तो सबसे पहले तुम यहां से जो दिया हुआ है ना, उससे फ्रॉम ओम्स लॉ क्या करोगे? फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से देखो V इक्वल टू क्या होगा? I इंटू आर, और V इक्वल टू 60 इंटू आई 4 इंटू आर, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा रे? 60/4, तो ये तो होगा 15 ओम, नहीं ये 15 ओम इस ओम्स लॉ से ये तो कट के आएगा 15 ओम। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन में देख, नेक्स्ट केस में रेजिस्टेंस तुमको निकल गया। अब रेजिस्टेंस कितना आ गया बताओ मुझे? 15 ओम। अब हमें I निकालना है, तो बताओ कितना निकालेंगे? I इंटू आर इक्वल टू 120। तो हमें क्या निकालना I? तो ये 120 अपॉन आर कर दो, कितना हो जाएगा? 1/r की जगह पर कितना आया है? 58, नहीं 58 जाए तो होता है 120, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। अब इतना समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? 12.5 इतना करंट ड्रा करेगा, दिस इज द आंसर। ओके यही है। ओके अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर क्वेश्चन है ना 12.5, उसमें क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 226 ओम at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Resistivity कितना होगा? देख लेंथ तो दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू क्या होगा? 1। अब गिवन क्या क्या है वो लिख लो पहले, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं, गिवन इक्वल टू क्या होगा? L इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे? 1 मीटर। R इक्वल टू कितना होगा? 26 ओम। ओके टेम्परेचर दिया हुआ है 20 ओम। डायमीटर जो है ना, टेम्परेचर का ज्यादा कम होने वाला नहीं तुम्हारे लेवल में, इतना 3 mm डायमीटर है, तो 3 mm को क्लियर करेगा कितना होगा बताओ मुझे? 3 × 10⁻³ मीटर। ओके अब हमें क्या करना है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल फाइंड आउट करना है। तो चलो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए ये सब चीजें तो हमें पता है। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? R = ρL/A, यही तो है फॉर्मूला, नहीं? अब इसको ना थोड़ा सा रफ कर लो, इसको हटा दो ताकि हमको जगह मिल जाए यहाँ पर। अब देखो इसमें ना ये रो इक्वल टू निकालना है तुमको, तो रो कितना निकाले? R × A/L, ये तो करना है। तो R की वैल्यू जो है ना वो कितनी है? 26 हो, एंड A क्या होगा? πd²/4 × L। ये कहाँ से आया? एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है बताना? πr², नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, अभी तो देखे थे इसका सर्कल का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? πr²। तो तुम r की जगह पर क्या लिखेगा होता है? d/2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो πd²/4, यही तो है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब नहीं दिक्कत है तो आगे आओ। 4 × L लिख लिया। अब चलो 4 × L लिख लिया ना, तो आगे बढ़ो और इसको मैनिपुलेट करो।
26 तो तुम पहले से लिख रखा है, पाई की जगह पर क्या लिखेगा 22/7, तो 4 × 7 लिख देता हूँ। एल की जगह पर 1 मीटर है और डी तुम्हारा है ना 0.3 × 10⁻³ इतना मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? ओके, तो ये जब सॉल्व करोगे ना तुम सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। ये सॉल्व करके तुमको आएगा 1.84 × 10 कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये तुम करो कैलकुलेट और इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं 12.6, ठीक है। ये तो समझ में आया ना तुमको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट, मतलब एरिया की जगह पर हमने क्या लिख दी πd²/4, तो 4 नीचे आ गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L। ये एक कोई वायर दिया हुआ है, इसका लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A है, ओके। और हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, व्हाट विल बी द, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, R जो दिया हुआ है कितना है 4 ओम, ओके। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, अब इसका आधा लेंथ का कोई वायर है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और कम कर दिया है, ठीक है, L/2 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A/2 है, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2A, A/2 नहीं है, कितना है 2A, उसका कंप्रेस करके इतना कर दिया। अब इसमें ना तुमको क्या निकालना है नेक्स्ट, जो अब इस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या करना है, R का वैल्यू निकालना है। तो R की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, ठीक है, मतलब R2, चलो यहाँ R2 लगा लो, क्योंकि ये R1 की वैल्यू तुमको दिया हुआ है कितना 4 ओम, तो R1 = क्या लिखेगा ρL/A, ये तो है, क्या होगा, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है, तो ρL/A = कितना है 4 ओम है। अब R2 = क्या है ρL, L की जगह पर कितना है L/2 एंड A की जगह पर कितना है 2A, यही तो है। नहीं समझ में आया, चल कोई नहीं समझ में आया तो समझाते हैं फिर से। देखिए R की जगह पर ρL1/A1 होगा, क्लियर है। अब यहां पर ρL/A, A1 की वैल्यू कितनी है A दे रखा है तुमको बुक में, और L1 की वैल्यू कितनी है L, तो ρL/A इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 ओम, और R2 की वैल्यू कितनी है ρL2/A2, क्लियर है। और L2 की वैल्यू यहां पर कितना लिखेगा L/2 एंड A2 की वैल्यू कितनी है लिखनी 2A, क्लियर है। तो इसको क्या लिखेगा तुम बताओ मुझे, 1/4 नीचे आएगा ρL/A, ओके। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको ρL/A के ऊपर देखो 4, तो 1/4 × 4 = क्या हो 1, यही तो होगा रे, ठीक है। अब कोई डाउट ही नहीं इसमें, ओके। ये सीधा मैंने वैल्यू दे करके इसमें ये कंप्रेस वगैरह करके बता रहा था, मैंने उस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया जो n² × R सिखाया हुआ, वो सिर्फ लेंथ के लिए बता दिया है तुमको। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से इस्तेमाल, जब तुमको वो याद नहीं रहे ना तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला कितना R2 कितना हो गया 1 ओम, ओके। अब इसको रफ करते हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, या यही से शुरू करो, क्या दिक्कत है, यहाँ तो है ही जगह खाली। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ये क्वेश्चन अभी बताया मैंने, ये तो लेक्चर में प्रारंभ ही इसी से किया हुआ है, इसका जो स्टार्टिंग है वही क्या है इसी लेक्चर से, नहीं तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 209, ये 209 का है, हाँ। और क्वेश्चन नंबर कितना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप अभी प्रीवियस लेक्चर में देख लो, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में देख लो। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, कौन किससे करंट इजीली फ्लो होगा, थिन वायर से या थिक वायर से, वाई, ठीक है। देखो अभी सीखा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
तो जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, कम होगा। नहीं, ए अगर मान लो A1 का ए ग्रेटर है A2 से, तो R2 जो होगा मतलब R1 विल लेसर, ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना इसका वैल्यू कम होगा, मतलब R2 से। तो जो थिक है यहाँ पर लिख लो, अगर ये किसका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो थिक का है, ओके। तो थिक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स थिन से ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। थिक का रेजिस्टेंस कम होगा, किससे, थिन से, ठीक है। रेजिस्टेंस थिन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट उतना ही डिफिकल्टी से फ्लो होगा, तो करंट विल फ्लो इजिली इन थिक वायर, करंट will flow easily in thick wire because resistance of thick wire will be lesser than थिन वायर। थिन वायर से क्या होगा, रेजिस्टेंस लेस होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ज्यादा इजीली फ्लो होगा, ठीक है। इसको समझ में गया, ऊपर एनालिसिस लिख ही दिया है मैंने उसका न्यूमेरिकल जो होगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अच्छा, इसमें करंट में क्या चेंज होगा वो बताना है, अगर मान लो उसका सोर्स सेम ही रहे, ओके। चलो इसको रफ करते हैं, फिर इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ होगा नहीं, इसको रफ करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको पढ़ रखा है हमने। देखो एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस सेम रहता है R, ओके। उसके बाद इसमें जो सोर्स लगा हुआ है ना वो V वोल्ट है, वोल्टेज जो है ना V, ओके। अब क्या कह रहा है कि यही कंडक्टर है, इसमें हम सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सेकेंड केस में इसमें अब इसी लेंथ का थोड़ी ना बनेगा, उसके स्केल से थोड़ी तो बना रहे हैं, लेकिन है सेमी कंडक्टर, ओके। और इसमें जो सोर्स लगा दिया है ना बेटा, वो कौन सा है, V/2। आपको बताना है कि इसका जो इसमें जो परिवर्तन होगा रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस फिक्स है तो करंट में कितना का चेंज आएगा वो बताना है। तो देखो इधर पहले वाले केस में बताओ कि I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो V/R, नहीं। अब नेक्स्ट इस वाले केस में I2 की वैल्यू कितनी होगी, V/2/R, ठीक है प्यारे बच्चों। तो V/R इंटू 2, मतलब V/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1/2। मतलब कहने का I2 जो होगा वो I1 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, होगा कि नहीं। इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा, द करंट will become half of initial value। इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो ये थर्ड नंबर है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो फोर्थ क्या कह रहा है, why are the coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than its pure metal। इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड आयरन का जो कॉइल होता है एलॉय का क्यों बना होता है। नोट्स में जो सेकेंड नोट लिखाया है भैया, नोट सेकेंड इज द आंसर, ओके। अब तुम भी मत लिख लेना कि नोट सेकेंड इज द आंसर, तुम लिखना कि वहां क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, दो कारण, ठीक है, दोनों लिख लेना। अब देखो ये है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, यूज द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मरकरी अ बेटर कंडक्टर। आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो देखो आयरन का ना तुम देखोगे डाटा में 10⁻⁸ ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी, एंड मरकरी जो है आयरन Fe, और Hg का जो होता है ना वो कितना होता है
94 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये होता है। समझ में आई बात है? तो जिसका ज्यादा रेसिस्टिविटी होता है उसका वो क्या होगा, लेस कंडक्टर होगा। तो इसमें कौन ज्यादा कंडक्टर होगा, Fe मोर कंडक्टर देन आयरन। ठीक है, अब ए का फर्स्ट का तो आंसर हो गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, व्हिच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब इस डाटा टेबल में देखोगे ना तो कौन मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो तुम दिखेगा तुमको सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस टॉपिक्स का। ओके, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ओम्स लॉ से रिलेटेड। ओके, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।